उन लोग आएगा। कितना टाइम हो गया है? कितना टाइम हो गया? देखो तो किसी आपको अपना मोबाइल में देखो ना जी। 7 चलो देखो समझो, पढ़ो जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो। ऑन करो, कर दिया ऑन। चलो देखो इधर समझो। अब सम नेचुरल फिनोमेना पढ़ेंगे। पहले टॉपिक का मतलब समझो। टॉपिक का मतलब क्या होता है? सम नेचुरल फिनोमेना का मतलब कुछ नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, फिनोमेना मतलब आतंक आतंक नहीं, घटना। घटना फिनोमेना मतलब होता है घटना। तो कोई भी प्राकृतिक घटना जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बताओ तो कितना प्राकृतिक घटना तुम लोग को पता है? क्या क्या पता है? बहुत सारा। क्या क्या बताओ? साइक्लोन, फ्लड। अच्छा, साइक्लोन, साइक्लोन, फ्लड। अच्छा, फ्लड और सुनामी। और बताओ? लाइटनिंग, स्टॉर्म्स, एस्टेरॉइड गिरता है, लाइटनिंग। अभी तक एक वो अच्छा लगा हमको, LIGHTNING, अर्थक्वेक, लाइटनिंग और अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन। पता है ज्वालामुखी फटता है। और कुछ पता है क्या? क्या और कुछ पता है? वर्षा होना, रेनफॉल, ये भी तो प्राकृतिक घटना है। आए बात समझ में? ठीक है, इतना सारा प्राकृतिक घटना है, लेकिन ई चैप्टर में हम लोग केवल 2 घटना के बारे में पढ़ेंगे। एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, समझ में आया? मस्त से एकदम। एगो लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे और एगो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। जरी मनी कवर कर लेंगे, साइक्लोन, फ्लड, सुनामी, सब जरी मनी कवर करेंगे। मेनली हम लोग का ध्यान रहेगा कि ई दोनों पर पढ़े, समझ में आया? पहले लाइटनिंग, उसके बाद अर्थक्वेक। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइटनिंग से। लाइटनिंग से स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म समझ लो। एटम, उटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चार्ज, ऊर्ज क्या होता है, समझ में आया? ये सब समझ लो। चार्ज क्या होता है? तुम लोग को पता होगा कि कोई भी मैटर बना होता है किससे? एटम से। एटम से बना होगा, या फिर कंपाउंड बना होगा तो मॉलिक्यूल से बना होगा। ठीक है, कोई भी मैटर बना हुआ होता है एटम से। एटम क्या चीज से बना हुआ होता है? 3 चीज से, 4 चीज। 3 चीज। एटम किससे बना हुआ होता है? प्रोटॉन। अच्छा, पहले बताओ बीच वाला सेंटर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? सेंटर वाला पार्ट को न्यूट्रॉन नहीं बोलते। सेंटर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं इसको छोटू, न्यूक्लियस बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, इसके चारों, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रहता है? प्रोटॉन। ऑर्बिट रहता है न्यूक्लियस का। क्या रहता है? ऑर्बिट। ई ऑर्बिट में कौन रहता है? ई ऑर्बिट में एक चीज होता है, 3 चीज। इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। सब ऑर्बिट में किधरों होगा तो इलेक्ट्रॉन भरल होगा। समझ में आया? ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। हो गया, इलेक्ट्रॉन बना दिए। ठीक, अब बताओ हमको यहाँ पे, देखो समझना यहाँ पे। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? इसमें होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। चलो हमको बताओ तो प्रोटॉन के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताओ, यही दोनों के बारे में। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। कौन खोजा था प्रोटॉन को? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कौन खोजा था? लेनहुक सेल खोजा था छोटू, सेल वाला में। इलेक्ट्रॉन को खोजा था गोल्डस्टीन, रॉबर्ट हुक। इलेक्ट्रॉन को गोल्डस्टीन खोजा था। गोल्डस्टीन नाम सुने? जे थॉमसन प्रोटॉन को खोजा। प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को गोल्डस्टीन। ठीक है, ठीक है, याद किए, बहुत बढ़िया बात है। चलो देखो इधर समझो, समझे यहाँ पे? अब देखो, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। मतलब कोई भी मैटर होगा वो एटम से बनल होगा। और एटम के बारे में एक बात और क्या था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज। समझ में आया? न्यूट्रॉन नम्मे न्यूट्रल चार्ज होगा, इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा। तो अब बताना, इसमें
न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑर्बिट में कौन कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। समझ में आया? किसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ। जैसे अगर एग्जांपल लेगा, सन के चारों तरफ प्लेनेट रिवॉल्व करता है, वैसे ही एटम में छोटा सन है ये न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। देखो समझ यहाँ पे, ध्यान दो इधर। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर दोनों को साथ साथ रखेंगे तो ये दोनों क्या करेगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक। और अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन को साथ में रखेंगे तो ई रिपेल करेगा, ठीक। और अगर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को साथ में रखेंगे तो ये भी रिपेल करेगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। देखो दोनों लाइक चार्ज है, सेम तरीके का चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। आए बात समझ क्या? अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ नहीं करेगा। जैसे एगो यहाँ पे प्रोटॉन रख दिए, यहाँ पे न्यूट्रॉन रख दिए, प्रोटॉन यहीं पे रहेगा, न्यूट्रॉन भी यहीं पे रहेगा, कुछ नहीं, नहीं इसको ठेलेगा नहीं इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक ही जगह पे रहेगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रख देंगे तो तब ये कुछ नहीं होगा, वहीं पे रहेगा। आए बात समझ में? आए यहाँ तक बात समझ में? ठीक। कोई भी मैटर एटम से बनल होता है। एटम इस तरीके का होता है बेसिक स्ट्रक्चर। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, कौन डिस्कवर किया नहीं किया, हाँ किया 9 में। समझ में आया? एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर में। चलो देखो, अब इससे हम लोग को क्या समझना है, ध्यान देना इधर। क्या समझना है हम लोग को कि पहले हमको बताओ चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। चार्ज दो तरीके का होता है, ई नहीं हमको बताना। हम तुमसे पूछे चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है? चार्ज चार्ज कोई भी चीज को चार्ज करना। चलो देखो देखो देखो, हम समझाते हैं चार्ज क्या होता है, समझना है यहाँ पे। पहले एक आध दो एग्जाम्पल लेके तुमको बताते हैं। जैसे कोई भी मैटर के पास मास है, कोई भी शरीर के पास मास है। मास मतलब उसका मैटर जो बना वजन। मास के कारण क्या होता है? वो धरती से अट्रैक्ट होता है या फिर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट होता है। पता है धरती सबको खींचता है, जिसके पास वजन हो। लाइट को काहे नहीं खींच पाता है धरती? काहे कि लाइट के पास वजन नहीं होता है, इसलिए नहीं अट्रैक्ट करता है। तो कोई भी मैटर के पास क्या है? मास है, जिसके कारण धरती उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा पा रहा है। ये बात समझ में आया? ठीक। और कोई कोई ऑब्जेक्ट देखता है, ऐसा होता है कि पानी में डालेगा, कोई कोई ऑब्जेक्ट को पानी में डालेगा तो कोई कोई ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। अब कोई कोई ऑब्जेक्ट एकदम फ्लोट करते रहेगा। ये डूब गया नीचे और ये फ्लोट करते रहा। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट के पास डेंसिटी है, जिसके कारण पानी में डूब जाता है या पानी में फ्लोट करता है। समझ में आया? ऑब्जेक्ट के पास क्या है? डेंसिटी, जिसके कारण पानी में डूब जाता है। अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो पानी में डूब जाएगा, डेंसिटी कम होगा तो फ्लोट करेगा। अगर पानी से डेंसिटी कम होगा तो फ्लोट करेगा, पानी से डेंसिटी ज्यादा होगा तो डूब जाएगा। ठीक। वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट के पास, जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट है लाल कलर का, दिख रहा है ऑब्जेक्ट लाल कलर। वैसे ही ये ऑब्जेक्ट देखो तो कौन कलर का है? ब्लू कलर का है। तो ये ऑब्जेक्ट के पास कलर कैसे दिखता है? मैटर जो बना हुआ है उसका प्रॉपर्टी होता है कि रेड कलर को इमिट करेगा। समझ में आया? इसका मैटर का प्रॉपर्टी है कि रेड कलर को इमिट करेगा, इसका मैटर का प्रॉपर्टी है कि ब्लू कलर को इमिट करेगा। हर एक मैटर के पास अलग अलग प्रॉपर्टी है। जैसे डेंसिटी, डेंसिटी के कारण पानी में डूबता है या पानी में फ्लोट करता है। कलर वाला पिगमेंट, उसके कारण उसका कलर शो ऑफ होता है, ब्लू कलर का, रेड कलर का, ग्रे कलर का। और कोई भी मैटर के पास मास होता है, जिसके कारण धरती उसको अपने तरफ खींचता है। और ऐसे ही कोई भी मैटर के पास चार्ज होता है। क्या होता है? जिसके कारण वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात याद रखना। चार्ज के कारण अपना चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और इसके वजह से एक चार्ज दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई कर सकता है। अपने पर फील भी कर सकता है और दूसरा पर अप्लाई भी कर सकता है। मतलब जैसे मैटर का अलग अलग प्रॉपर्टी था, वैसे ही मैटर का एक वो प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज। मतलब जैसे हर एक मैटर के पास मास होगा, हर एक मैटर का कलर होगा, कोई ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, तो वैसे ही हर एक मैटर के पास क्या होगा? चार्ज होगा। चार्ज के कारण क्या कर सकता है? जैसे डेंसिटी के कारण पानी में डूब सकता है या पानी में तैर सकता है, वैसे ही चार्ज के कारण क्या कर सकता है? अट्रैक्शन।
चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ क्रिएट कर सकता है। क्या क्रिएट कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण खाली अट्रैक्शन में रिपल्सन भी क्रिएट कर सकता है। समझ में आया? लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में होता है केवल अट्रैक्शन, धरती रिपेल नहीं करेगा, खाली खींचेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये रिपेल भी करता है और अट्रैक्ट भी करता है। आए बात समझ में? मतलब हर एक मैटर के पास चार्ज होता है, चार्ज हर एक मैटर के पास होगा। हाँ, अगर कोई मैटर है, कोई चीज से बनल है तो उसके पास चार्ज होगा। समझ में आया? चार्ज पार्टिकल उसके पास होगा। एयर के पास भी चार्ज पार्टिकल है, वही तो मेन लाइटनिंग में उसके बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया? कोई भी मैटर अगर बना हुआ है तो उसके पास चार्ज पार्टिकल होगा। समझ में आया? और चार्ज पार्टिकल के कारण वो क्या करता है? चार्ज पार्टिकल के कारण अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो कोई भी पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, समझो इधर। जैसे अगर हम प्रोटॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहें, ध्यान दो इधर। अब समझो इधर, देखो। जैसे अगर हम लोग अभी पता चला, इधर ध्यान दो, अभी तुम लोग को क्या पता चला कि हर एक मैटर के पास क्या होता है? चार्ज, जिसके कारण अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है? तो बोलेगा चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच दैट मैटर कैन फ्लोट और सिंक इन द वाटर, वैसे ही चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। समझ में आया? तो अब एक वो पार्टिकल जैसे प्रोटॉन के बारे में देखते हैं। प्रोटॉन है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये अपना चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। कैसा होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड? तो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कैसा होगा। एकदम स्ट्रेट लाइन चारों तरफ बनाओ, चारों तरफ स्ट्रेट लाइन बनाओ, चारों तरफ स्ट्रेट लाइन बनाओ। तो 4 से ज्यादा क्या देखो इधर, समझे? यहाँ पे इसके चारों तरफ लाइन बना दिए। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमेशा अभी स्ट्रेट लाइन से बनाएंगे। समझ में? कोई भी चीज से अगर कोई दूसरा पार्टिकल नहीं रहेगा तो अकेला प्रोटॉन को बनाएंगे। तो समझना, प्रोटॉन से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए हैं, ये लाइन बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? प्रोटॉन से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है। क्या होता है? तो डायरेक्शन देना इसमें जरूरी है। कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। कहाँ जा रहा? बाहर जा रहा है। आया बात समझ में? प्रोटॉन से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं निकलेगा बाहर के तरफ। किधर? बाहर के तरफ। और अगर यहाँ पे हम एगो इलेक्ट्रॉन बनाए तो बताओ इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? इसका अपोजिट, अंदर के तरफ। जैसे लाइन ऐसे भी इसका चारों तरफ बनाएंगे, ठीक, बना दिए। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के किधर जाएगा? अंदर के तरफ जाएगा। आया बात समझ में? ये इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा होता है। आया बात समझ में? जैसे हाँ, प्रोटॉन है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बाहर जाएगा। इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा? अंदर आएगा। ये ध्यान देना। आया बात समझ में? इसको याद रखना, प्रोटॉन से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाता है? बाहर निकलता है। और इलेक्ट्रॉन से अंदर। अब अगर दो चार्ज को साथ साथ ले चलाएंगे तो क्या होगा? जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को साथ ला दिए तो पता है कि अट्रैक्ट करेगा। तो देखो क्या होगा, जैसे एगो प्रोटॉन है और एगो इलेक्ट्रॉन है, ठीक। प्रोटॉन से तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एकदम बाहर निकल रहा था, डायरेक्शन बाहर की तरफ देंगे। और इलेक्ट्रॉन से भी सब बाहर निकल रहा, अंदर जा रहा था, इलेक्ट्रॉन के अंदर जा रहा था। अब क्या होगा, देखो प्रोटॉन से बाहर निकल रहा और इलेक्ट्रॉन के अंदर जा रहा, तो इनने वाला जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहेगा ने, प्रोटॉन से बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन के अंदर चल जाएगा। इसे बाहर निकल के जाते रहेगा, इधर दूर जाते रहेगा अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो। अब यहाँ पे आगे इलेक्ट्रॉन है तो देखना क्या होगा, प्रोटॉन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकला और ऐसे घूम के इलेक्ट्रॉन के अंदर चल गया। समझ में आया? सीधा प्रोटॉन से बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन के अंदर चल गया, प्रोटॉन से बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन के अंदर चल गया। आया बात समझ में? ई सब भी हल्का घूम जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और आपस में दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस करता है, एक दूसरे को खींचता है। तुम मेरे तरफ आओ, हम तुम्हारे तरफ आएंगे, दोनों एक दूसरे को खींचेगा। आया बात समझ में? दोनों ये रस्सी पकड़ के खींच रहा है एक दूसरे को, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब प्रोटॉन का एनए वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहेगा इधरे चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एनए वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आएगा।
आ रहा है बात समझ में? तो अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन साथ साथ बनाएंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा बनेगा? इस तरीके का। डायरेक्शन देना, प्रोटॉन से बाहर निकल रहा, इलेक्ट्रॉन के अंदर जा रहा। देखो इलेक्ट्रॉन के अंदर जा रहा, प्रोटॉन से बाहर निकल रहा, प्रोटॉन से बाहर निकल रहा, इलेक्ट्रॉन के अंदर जा रहा। और एक आध दो और ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे वो ऐसे कर दो, मतलब पूरा वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, प्रोटॉन से बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन के अंदर जा रहा, प्रोटॉन से बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन के अंदर जा रहा। और एक आध दो ऐसे भी बना सकता है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना है। समझ में आया? प्रोटॉन के बाहर निकलेगा और इलेक्ट्रॉन के अंदर जाएगा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को साथ साथ रखेंगे, तो प्रोटॉन से बाहर और इलेक्ट्रॉन के अंदर जाएगा। आया बात समझ में? और दोनों साथ साथ रहेगा तो प्रोटॉन से डायरेक्ट बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन में मर्ज कर जाएगा। आया बात समझ में? ठीक। अब अगर प्रोटॉन प्रोटॉन साथ में रखते तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होता है? जैसे ही प्रोटॉन है और ई क्या है? प्रोटॉन है, इसको साथ साथ रखे हैं तो देखो प्रोटॉन से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली ऐसे बाहर निकल रहा था, सीधे इससे भी बाहर निकल रहा था, इससे भी बाहर निकल रहा था, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा नहीं, रिपेल करेगा, भगाएगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बोलेगा उन्हें भेजो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बोलेगा उन्हें भगाओ। और ये अपना देखो, प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकाला, देखा आगे इलेक्ट्रॉन ना है, इलेक्ट्रॉन रहता तो इलेक्ट्रॉन में घुसा देता। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन है, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मोड़ लेगा। आया बात समझ में? प्रोटॉन भी बाहर निकाला आपने, फिर देखा आगे प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मोड़ लिया। ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा होता है। अगर दो गो प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन से बाहर निकला और ई प्रोटॉन से भी बाहर निकला, देखो यहाँ भी प्रोटॉन से बाहर निकलेगा, इधर भी प्रोटॉन से बाहर निकलेगा। आया बात समझ में? ये बात समझ में आया? प्रोटॉन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा, यहाँ एक आध दो और बना देना, तो एक आध दो और बना देना। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं करेगा। समझ में आया? बाहर निकल जाएगा ये दोनों। आया बात समझ में? और इधर वाला इधर बाहर निकलेगा, इधर वाला इधर बाहर निकलेगा। सेम टू सेम बनेगा इलेक्ट्रॉन का। कैसे? बस खाली डायरेक्शन एरो अंदर के तरफ रहेगा। एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनाएंगे। समझ में आया? ऐसे बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन के अंदर आएगा, ऐसे बना देंगे। ई भी इलेक्ट्रॉन मर्ज नहीं करेगा, ऐसे कटेगा नहीं, इंटरसेक्ट आपस में नहीं करेगा। आया बात समझ में? डायरेक्शन बना देंगे अंदर के तरफ, अंदर की तरफ डायरेक्शन बना देंगे, यहाँ से भी इधर, यहाँ से भी इधर। ये हो गया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब रहेगा तो आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रहेगा तो सेम बनेगा। समझ में आया? ठीक, इस तरीके का। हाँ, दोनों फिर आगे जाके चिपक जाएगा। फिर उसी करते करते क्या चिपक जाएगा फिर? वही चिपके कर दिया चलो अब देखो, ई था कोई भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों तरफ। अब देखो कोई भी मैटर हम पढ़े हैं, देखो ध्यान देना इधर, कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज का बना हुआ होता है, चार्ज पार्टिकल का बना हुआ होता है। एक ऑब्जेक्ट ई, जैसे एग्जांपल लेते हैं पेन का, ये है मार्कर, ठीक, दोनों एटम से बना हुआ है, दोनों के पास चार्ज है, चार्ज है दोनों के पास, ठीक। तो अब दोनों के पास चार्ज है, तो अगर इसके पास या अगर इसके पास मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों को तो अट्रैक्ट करना चाहिए। पेन मार्कर को ऐसे धरेंगे तो देखेंगे अट्रैक्ट कर ही नहीं रहा। अगर एगो के पास पॉजिटिव, एगो के पास भी पॉजिटिव रहता तो रिपेल करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या? अभी पेन और मार्कर दोनों के पास चार्ज एटम तो है, लेकिन ध्यान देना ये दोनों रिपेल काहे नहीं करेगा। पेन भी न्यूट्रल है और मार्कर भी न्यूट्रल है। कैसे? ई कैसे? मतलब समझना, जैसे देखो तुमको समझाते हैं। एगो ई एटम है, ठीक, एटम का न्यूक्लियस में मान लेते हैं 5 प्रोटॉन है और इसका ऑर्बिट में भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज। तो जितना नेगेटिव चार्ज उतने पॉजिटिव चार्ज। तो क्या ओवरऑल पूरा एटम के पास कोई चार्ज है? नहीं। तो ये एटम के पास बोलेंगे 0 चार्ज है, मतलब न्यूट्रल है एटम। तो क्या एटम का न्यूट्रल होने का मतलब कि उसके पास न प्रोटॉन होगा इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होगा? न्यूट्रल होने का मतलब कि उसके पास जितना प्रोटॉन होगा उतने इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आया? कोई भी एटम अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये मत समझना कि उसके पास प्रोटॉन भी नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा। न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है? 0 चार्ज। उसके पास जितना प्रोटॉन होगा, अगर 5 प्रोटॉन है और 5 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एटम
न्यूट्रल होगा। आ रहा है? अब देखो, अब अगर ये एटम को हमको चार्ज करना है, शांत से बैठो, इधर ध्यान दो, ये एटम को हमको क्या करना है? चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए एटम से क्या कर सकते हैं, कैसे चार्ज कर सकते हैं? ध्यान देना इधर। एटम का ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस एकदम बहुत ज्यादा फोर्स से, न्यूक्लियर फोर्स से बंधा हुआ होता है, उसके अंदर चारों पांचों प्रोटॉन। एटम के अंदर से प्रोटॉन को हिला डुला नहीं सकते हैं, प्रोटॉन को निकाल नहीं सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे कोई भी एटम है तो ध्यान देना कि एटम के अंदर से प्रोटॉन को निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसका ऑर्बिट में घूमते रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा ज्यादा कर दे, अगर इसका स्पीड बढ़ा दे तो ऑर्बिट से घूमते घूमते फेंका जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं। आया बात समझ में? प्रोटॉन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब देखो, अगर हमको एटम को चार्ज करना होगा तो एटम को चार्ज कैसे करेंगे? ध्यान देना इधर देखो, हीट करके प्रोटॉन को ना निकाल सकते, हीट करके प्रोटॉन को निकाल सकते हैं। उसी से तो एनर्जी देंगे उसको, तो प्रोटॉन ज़्यादा स्पीड में घूमने लगेगा। देखो समझो, यहाँ पे एटम है, एटम का ही न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे है। ई एटम का ऑर्बिट है जिसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक, हम बोले दो चार दो छो एक सात इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास न्यूट्रॉन के बारे में बात नहीं करते हैं, प्रोटॉन ही बात करते हैं। इसके पास 7 प्रोटॉन है। ठीक, अभी ये एटम कैसा है? न्यूट्रल एटम है। कैसा है? न्यूट्रल एटम। अब ध्यान देना इधर, 7 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके चारों तरफ। प्रोटॉन को तो हम इससे निकाल नहीं सकते हैं, काहे कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंधा हुआ होता है। हम पहले ही तुमको बताएं, प्रोटॉन रिपेल करता है, तो सोच लो 7 गो प्रोटॉन को एक ही जगह बांध के धैले, ये दोनों प्रोटॉन तो रिपेल कर रहा होगा, लेकिन ये जो बाउंड्री रहता है, ये न्यूक्लियस इसको बांध ले रहता है बहुत कस के, बाहर जाने ही नहीं देता है। आए बात समझ में? इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंधल रहता है, तो इसको तो प्रोटॉन को यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं। प्रोटॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा हीट चाहिए, नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आया? ठीक, इलेक्ट्रॉन को जरी मनी हीट देंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, इसको हल्का सा ठेल देंगे ज्यादा तो ठेला फिर निकल जाएगा। समझ में आया? इसके पास स्पीड है, घूम रहा है, अगर कुछ मात्रा में अगर इसको हीट दे देगा तो उसे हीट से और ज्यादा भागने लगेगा, हीट से वाइब्रेशन ज्यादा होता है। समझ में आया? तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो हम एटम को क्या, एटम से किसको निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान देना कि अगर अब हम एटम को चार्ज करेंगे, मतलब इसके पास ओवरऑल, अभी तो न्यूट्रल था, 0 चार्ज था, अगर हम ई एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो देखो तो क्या हो गया? इसके पास कई इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 गो इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन है 7 गो। तो देखो 6 गो इलेक्ट्रॉन 6 गो प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा, एक गो प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो एक गो प्रोटॉन ज्यादा होने से एक गो पॉजिटिव चार्ज एटम पर आ जाएगा, तो ई एटम को बोलेंगे +1 चार्ज। हाँ क्या? प्रोटॉन अपना स्पीड बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉने इसके चारों तरफ, प्रोटॉन एजे पर बंधल रहेगा, इधर नहीं रहेगा, ई न्यूक्लियस में ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन घूरते रहता है। आई बात समझ में? प्रोटॉन तो एजे पर रहेगा। तो हम बोले बाहर से हीट देके क्या करो, इलेक्ट्रॉन को भगा दो। समझ में आया? हम तुमको नहीं बताए थे सॉलिड का 3 गो स्टेट होता था, कोई भी मैटर का 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में हीट देते थे तो वाइब्रेशन एटम के बीच में ज़्यादा क्रिएट होता था, तो लिक्विड बन जाता था, उसका बॉन्ड टूट जाता था। लिक्विड को हीट देगा तो गैस बन जाएगा। हीट देने से पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ता है,